हाय एवरीवन। स्पर्श शीर्षक बड़े भाई साहब में 2 भाग पढ़ा चुकी हूँ। आज जो है वो तीसरा है। तो तीसरा भाग में जो ये कहानी है, कहानी के माध्यम से हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसके ऊपर क्या है, बहुत बड़ा कमेंट है यानी व्यंग है कि इस शिक्षा प्रणाली जो है यह एक बोझ की तरह है। अपनी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यही समझाने की कोशिश किए हैं कि जो शिक्षा है वह किस तरह से है और कैसे जो है लोग अपने अनुभव से भी बहुत कुछ जानता है, सीखता है समाज के लिए। तो चलते हैं, फिर पढ़ते हैं उससे आगे कि जो फिर है सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसे संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो फिर 1 साल का इम्तिहान यानी फाइनल एग्जाम हुआ और उसमें फिर संयोग से मैं पास हो गया। भाई साहब फिर फेल हो गए। जो बड़े भाई साहब थे वो फिर से क्या हो गए, तो फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, ये बता रहे हैं कि मैंने उतनी ज्यादा मेहनत नहीं किया, फिर भी मैं क्या हो गया, मैं पास हो गया। पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। पता नहीं कि किस तरह से मैं क्लास में, वर्ग में सबसे अव्वल आ गया, यानी सबसे ज्यादा नंबर ले लिया। मुझे खुद अचरज यानी आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। जो मेरे भाई साहब है वो लगातार मेहनत किया, यानी दिन रात मेहनत किया, प्राण अंत तक, यानी प्राण लगभग जो अंतिम चरण होता है मेहनत करने का, वहां तक वो मेहनत किया, परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। जो सिलेबस में है, जो कोर्स में था, उसका एक एक शब्द को उसके बड़े भाई साहब पी गए थे, यानी रट गए थे। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से, उधर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले इतने घंटे वो पढ़ते थे। कौन? तो बड़े भाई साहब। मुद्रा कांतिहीन हो गई, जो फेस है वो चमक से रहित हो गया, यानी उस पर कोई चमक नहीं रहा। मगर बेचारे फेल हो गए। इतने मेहनत के बावजूद एक एक वर्ड को लर्न कर लेना, उसके बाद जो है दिन रात के परिश्रम के बाद भी बच्चे फेल हो गए, यानी बड़े भाई साहब फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि मुझे बड़े भाई साहब पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब परिणाम बताया गया, जब रिजल्ट दिया गया, तो उसका बड़ा भाई साहब रो दिए। आखिर क्यों ना रोए? जब इतना मेहनत कोई करेगा उसके बाद उसको सफलता नहीं मिलेगी तो आदमी क्यों नहीं रोए? मैं भी रोने लगा, उसके साथ उसका छोटा भाई भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो प्रेमचंद जी पास हुए थे वो खुशी क्या हुई, वो आधी हो गई, क्योंकि उसके बड़े भाई साहब इतने मेहनत करने के बाद भी फेल हो गए। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। जब हम सब एक साथ रहते हैं और उसमें मेहनत करने वाले को हम दिन रात देखते हैं और खुद को देखते हैं कि बिना मेहनत किए सफल हो गए और वो फेल हो गया, तो तब मन में यही होता है काश मैं भी फेल हो जाता, तो इसे क्या होती, संतुष्टि मिलती। ये एक आत्मीयता का लक्षण है। लेकिन विधि की बात कौन टाले? जो विधि, जो विधान लिखा हुआ है उसकी बात को कौन टाल सकता है? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे यानी 1 क्लास का ही अंतर रहा और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। मन में एक कुटिलता की भावना का जन्म हुआ
कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। जहां तभी दुख था, अब इसके मन में क्या आ गया कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए और क्या हो जाएगा, तो हम दोनों सेम दर्जे में आ जाएंगे। फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। किस आधार पर वो मेरी फजीहत कर सकेंगे? जो बड़े भाई साहब दिन रात इसको पढ़ने के लिए बोलते थे, अब इसकी मन में एक गलत भावना यानी कुटिल भावना आ गया कि अब क्या है, अगर वो भी मेरे दर्जे में आ जाएगा, मेरे क्लास में आ जाएगा, तो वो मेरा फजीहत तो नहीं करेगा, तब तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। जब मन में गलत भावना आ जाए तो उसको, उसी में भलाई है कि उसको निकाल देना चाहिए, ना कि उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो प्रेमचंद जी भी क्या किए, इस भावना को मन से जबरदस्ती निकाले। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। कहते हैं कि वो जो है मेरे बड़े भाई साहब, वो मेरे हित, मेरे ही भलाई के हित के कारण तो मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मुझे इस समय अप्रिय लगता है, यानी वो बात खराब लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। कह रहे हैं कि शायद यह जो मेरा पास होना है वो उनके द्वारा डांट दिया गया, फटकार दिया गया, बताया गया, यानी उपदेश दिया गया, उन्हीं का असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं। उन्हीं के कारण मैं क्या हो रहा हूं, अपने क्लास में, अपने दर्जे में पास होते जा रहा हूं, इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। अब जब कोई आदमी बार बार फेल करेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो क्रोध होगा, उसका जो अपना एक तजुर्बा होगी, वह क्या होगा, उसको लगने लगेगा कि ये बेकार है, ये फीका है, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं रह जाएगा। खुद तो वो फेल कर रहा है तो वो दूसरे को क्या उपदेश दे सकता है। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, जबकि बड़े भाई साहब को मौका मिला कि प्रेमचंद को डांटे, लेकिन वह वो मौका पे शांत हो गए। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब उसको लगने लगा था कि अब जो है, बड़े भाई साहब को लग रहा था कि अब मुझे प्रेमचंद को डांटने का अधिकार नहीं है, मैं किस अधिकार से उसे डांट सकता हूं, नहीं रहा। तो बहुत या रहा भी तो बहुत कम, अगर डांटने का अधिकार था भी तो बस थोड़ी सी, क्योंकि वो लगातार क्लास में, दर्जे में तो फेल होते ही गए, लेकिन उम्र के लिहाज से वो बड़ा था, इसलिए वो थोड़ा बहुत डांट सकते थे। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब जब कोई डांटने वाला नहीं है तो आदमी तो स्वतंत्र होकर के खेलेगा ही, तो वो स्वतंत्र हो गए। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसकी जो शांति, उसकी जो हमदर्दी थी, उसका क्या किया, यह गलत फायदा उठाने लगा। कौन? तो प्रेमचंद। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। अब कोई डांटने वाला है ही नहीं तो पढ़ूंगा क्यों, वो पढ़ाई भी ये छोड़ दिए। मुझे कनकौवे यानी पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। जो कनकौवे यानी पतंग उड़ाने का इसको नया शौक पैदा हुआ था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। बच्चे का स्वभाव होता है, जब तक उसको रोकिएगा नहीं किसी काम को करने में, वो अगर लग गया तो वो लगा ही रह जाएगा, उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसी काम में लगा रहेगा, चाहे वो पतंगबाजी हो, चाहे कोई भी खेल हो, वो खेल खेलते रहेगा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, लिहाज करता था और उनकी नजर बचाकर
कनकौए उड़ाता था उससे छिप करके, कि भाई साहब जान न जाए, छिप करके ये पतंग उड़ाते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब जो है गुप्त रूप से हल की जाती थी। पतंग उड़ाते थे लेकिन बड़े भाई साहब ना जान जाए, इसलिए मांझा यानी उसका जो उड़ाने वाला रस्सी होता है वो देना, फिर उसको बांधना, ये सारे काम जो था, पतंग का टूर्नामेंट जो था, वो सारे ये क्या करते थे, छिप करके करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया, जो कि हो चुका था। फिर भी वो नहीं चाहता था कि ये बात मेरे भाई साहब जाने कि अब मुझे उसका डर नहीं है, कि उसका अदब नहीं है, कि लिहाज नहीं है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। एक दिन क्या किए प्रेमचंद जी, ये पतंग को छूने के लिए आकाश की तरफ देखते हुए तेजी से दौड़ते हुए जा रहा था। जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक दिन संध्या समय, शाम के समय में हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। यानी बहुत तेज, किसी चीज का होश नहीं, या दौड़ते हुए जा रहा था। आंखें आसमान की ओर, जो आंखें थी वो ऊपर की ओर पतंग को देखते हुए, और मन आकाशगामी पथिक की, आकाश में उड़ने वाले पथिक मतलब कौन, चलने वाला, पथ पे चलने वाला की ओर, जो मंद गति से झूमता, जो पतंग थी वो आकाश में उड़ रही थी, वो क्या था, मंद गति से झूमता हुआ पतंग की और चला आ रहा था, नीचे की ओर वो चला आ रहा था। कौन, पतंग। आकाशगामी कौन था, तो पतंग था जो आकाश में चल रहा था। और वो कैसे चल रहा था, तो बहुत ही धीरे धीरे अपने पतन की ओर चल रहा था। जो उड़ रहा था वो आसमान से नीचे जमीन पे आ रहा था, तो वो क्या हुआ, उसका पतन ही तो हुआ। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, यानी हमारी जो आत्मा है, ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा स्वर्ग से निकल करके विरक्ति मतलब सब कुछ से क्या हो जाना, विरक्त हो जाना, सब चीज से मन ऊब जाना, मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। जो आसमान में उड़ रहा था, मानो वो जो धरती की तरफ आ रहा था, अब उसको हर चीज से विरक्ति हो गया था। वो क्या था, अब दूसरा संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ी बात पतंग के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो आदमी एक उड़ान भरता है, जो आदमी मंजिल को छूने के लिए जाता है, और वो अगर वहां से गिरता है तो वो अपने आप को बदल लेता है, आध्यात्म में जुड़ जाता है, और वो हर भौतिक सुख को त्याग देता है। तो ऐसे ही वो पतंग के सहारा लेकर के प्रेमचंद जी बोले, बालकों की पूरी सेना लगे और झारदार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। जो पतंग पतन की ओर, नीचे की ओर आ रही थी, उसकी स्वागत करने के लिए जो बच्चे हैं झुंड में, कोई लग्गा लेके तो कोई झारदार बांस लेके दौड़ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, ऐसे बेतहाशा दौड़ रहे थे कि आगे कौन है, पीछे क्या हुआ, इसकी किसी को होश नहीं था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सब ऐसे मन में थे कि लग रहा था पतंग के साथ ही सब आकाश में उड़ रहे हैं। किसी को अपने आगे
उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां। ऐसे स्थान पर जहां सब कुछ क्या है, समतल है, एक समान है, ना मोटर है, ना गाड़ियां है, ना ट्रम्प है, कुछ भी नहीं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अचानक इसकी अपनी भाई साहब से क्या हो गई, मुलाकात हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। जो भाई साहब थे शायद वो कहां से आ रहे थे, बाजार से आ रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। क्या बोल रहे हैं, ये जो बाजार के लड़के हैं, लौंडा, लौंडा मतलब बाजार लड़का, और ये कहाँ के लड़का है, तो ये लड़का बाजार के हैं। तुमको इन लड़कों के साथ दौड़ते कनकौआ पकड़ते शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए। बोल रहे हैं कि अब जो तुम हो नीचे क्लास में नहीं हो, अब तुम्हारा वर्ग क्या है, हाई हो गया है, तुम 8वीं क्लास में हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। अब जो हो तुम सिर्फ मुझसे 1 क्लास ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब जिस पोजीशन में तुम हो कम से कम उसका भी तो ख्याल रखो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। 8वीं पास करके वो नौकरी में तहसीलदार यानी कि कर्मचारी बन जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं, जो मिडिल पास किया हुआ है उनको जानता हूं, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। जो 8वीं क्लास में पढ़ता है वह कितने ही क्या है कि समाचार पत्र में काम करते हैं और संपादक का भी काम करते हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, उसके अंदर में उस काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। और तुम हो कि लोग कहाँ जॉब में है और तुम उस क्लास में आकर के क्या कर रहे हो, तो तुम कनकौए के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुमको जो ये अक्ल कम है इस पर मुझे दुख होता है। कौन समझा रहे बड़े भाई साहब? तुम जहीन हो, तुम तेज हो। जहीन का अर्थ यानी तेज हो, इंटेलिजेंट हो, इसमें शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? वह तेज होना क्या काम है जो कि हमारी आत्मगौरव का क्या कर दे, हत्या कर दे? तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं। तुम्हारा मन जो है उसमें तुम समझते होंगे कि मैं तो भाई साहब से सिर्फ 1 दर्जा कम हूं, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। यानी बड़े भाई साहब अब मुझे क्या बोलेंगे, उसको तो कोई हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। यह जो तुम समझ रहे हो कि भाई साहब अब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये तुम्हारी क्या है, गलती है, भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। क्लास में भले ही 1 दर्जा आगे हूं, लेकिन एज में मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, भले ही तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे।
जो परीक्षा लेने वाले हैं उसका अगर यही हाल है तो तुम क्या करोगे? मेरे क्लास में अगले साल आ ही जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। हो सकता है कि 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल सकते हो, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, क्लास में तुम मेरे साथ हो या मुझसे आगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता यह है कि 5 साल मैं तुमसे बड़ा हूं। उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तुम हो, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो भी नहीं मिटा सकता है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और 5 साल बड़ा रहूंगा ही। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं जितना दुनिया को समझता हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, इसका बराबरी तुम नहीं कर पाओगे। चाहे तुम MA और DPhil और DLit की क्यों ना हो जाओ, इतनी सारी डिग्रियां तुम क्यों ना ले लो, लेकिन क्या मेरे जैसा अनुभव नहीं कर पाओगे दुनिया के बारे में। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। फिर कहते हैं कि किताब को पढ़ लेने से समझ नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। जो समझ है वो सिर्फ आप किताब में घुसे रहेंगे तो उससे सिर्फ समझ नहीं आती है। दुनिया की क्या स्थिति है, दुनिया किस तरह से चल रही है, कैसा छलावा है, कैसा दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, समझ उसको देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया। बोल रहे हैं हमारी जो अम्मा थी वो कोई क्लास पास नहीं की थी, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। ना दादी पढ़ी थी ना दादा, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, हम दोनों भाई पूरी दुनिया की शिक्षा पा ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। तुम कितने ही शिक्षा पा लेंगे, लेकिन जो हमारी दादी और दादा है वो उसको पूरी जिंदगी हम दोनों को समझाने का अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं। जो अम्मा और दादा हैं, सॉरी दादा दादी नहीं, मम्मी पापा, तो वो हमारे क्या है, माता और पिता है, जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है इसलिए वो समझाएंगे, बल्कि इसलिए समझाएंगे कि वो दुनिया को बड़े लंबे समय से देखे हैं, पहचाने हैं और उन्हें पता है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, किताबी बातें भले ही उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं। क्या है? हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी को समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे अम्मा और दादा हैं उन्हें भले ही किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया में जीने की तजुर्बा है, अनुभव है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, भगवान ना करे कि आज मैं बीमार पड़ जाऊं, तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम बेचैन हो जाओगे कि क्या करूं। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आएगा कि दादा को तार भेजते हैं, लेकिन ये दिमाग में नहीं आएगा कि इसका उपचार क्या किया जाए। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें। अगर तुम्हारे जगह पे दादा होंगे तो वो किसी को तार नहीं भेजेंगे, तो फिर ना घबराएंगे,
वो घबराएंगे भी नहीं, ना बदहवास हो, ना वो घबराएंगे ना बदहवास हो जाएंगे, यानी होश उड़ जाएंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर, पहले खुद बीमारी को पहचानेंगे, इलाज करेंगे। पहला ट्रीटमेंट वो घर में करेंगे कि क्या बीमारी है और उसके क्या दवाई हो सकती है, घर का उपचार। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। जब पहले वो अपना उपचार करके सफल नहीं होंगे तब किसी डॉक्टर को वो बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, फिर बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये तो बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। बीमारी की बात कौन करे, बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन तुमको और हमको इतनी भी तजुर्बा नहीं है कि महीने भर की खर्चा को महीने भर कैसे ले जा सकते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। हमारे जो पापा है, हमारे जो दादा हैं, वो जो कुछ भी भेजते हैं उसको महीना नहीं ले जा पाते हैं, 20-22 दिन में ही खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। जब वो सारे खर्च हो जाता है तब हम पैसे के लिए तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, जब पैसा नहीं रहेगा तो कहां से कर पाएगा कोई, तो नाश्ता भी बंद हो जाता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, धोबी के यहाँ कपड़ा धुलना देना भी बंद हो जाता है, उनसे छिपने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जितना खर्च तुम और मैं कर रहा हूं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। कहते हैं कि जितना पैसा खर्च करके हम तुम रह रहे हैं उसमें हमारे जो दादा हैं वो इज्जत भी कमाए हैं और अपने नाम को भी बढ़ाए हैं, उसके साथ वो जीवन यापन भी कर रहे हैं और कुटुंब यानी गेस्ट मेहमान का भी पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। पूरे परिवार में 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, जो हमारे हेडमास्टर है उनको ही देखो, MA है कि नहीं, वो MA है या नहीं, और यहाँ के MA ऑक्सफोर्ड के यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के, यहाँ के MA नहीं कि साधारण ढंग से MA कर लिए, कहाँ के हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, उन्हें 1000 रुपया मिलता है, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? वो तो पैसा कमाते हैं लेकिन उसका घर जो चलता है उसके लिए सब कुछ का देख रेख, सब कुछ लाना, इंतजाम करना, ये काम कौन करते हैं? उनकी बूढ़ी माँ, उनकी जो बूढ़ी माँ है वो करती हैं। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। घर को चलाने के लिए जो हेडमास्टर साहब की डिग्री है वो क्या है, वो बेकार है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, जो हेडमास्टर थे वो पहले खुद से घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, घर पूरा खर्च जो था वो पूरे महीने नहीं चल पाता था, कर्जदार रहते थे, लोगों के कर्ज ले लेके वो कर्जदार बन जाते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जब से घर की जिम्मेदारी उसकी माताजी ने ली है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो अब लगता है कि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है, क्योंकि घर चलाने का तजुर्बा पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। तो उसकी माँ उस घर को संभालने लगी। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो। यह जो तुमको गरूर है, ये जो अभिमान है, गुरूर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है गरूर, जो अभिमान है इसको तुम मन से निकाल दो कि तुम पढ़ लोगे तो तुमको तजुर्बा आ जाएगा, जीवन जीने का तजुर्बा, तरीका आ जाएगा
कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तुम्हारे मन में जो आ गया है कि तुम मेरे समकक्ष हो और तुम और आजाद हो, स्वतंत्र हो, ये तुम मन से निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं तुमको गलत रास्ते पे चलने नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है? बड़े भाई साहब। किससे? प्रेमचंद जी से। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं जो तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूं या तुमको बड़ी कड़वी, बड़ी जहर के जैसा सामान लगता है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। प्रेमचंद जी कह रहे हैं जो मेरे भाई साहब ये नए सुझाव दिए उसमें मैं क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, लगा लिया और बोला कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से कोई मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचता है, ललचाता है। मेरा भी मन जो है ललचता है पतंग उड़ाने के लिए, खेलने के लिए, तरह तरह के काम करने के। लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बड़ा होकर के अगर खुद गलती करूंगा तो मैं तुमको कैसे सुधार पाऊंगा? मैं तुमको नहीं सुधार पाऊंगा। तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? तुमको कैसे बचा पाऊं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तुमको संभाल करके चलना, तुमको सही रास्ते पर लेकर के चलना, यह काम भी, यह फर्ज भी तो मेरा है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। अचानक से एक कनकौआ यानी पतंग इसके सिर के ऊपर से गुजर गया। उसकी डोर लटक रही थी। उसका जो डोर था, वो जो मांझा होता है, वो लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जो झुंड था लड़का का, वो पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही। जो भाई साहब थे प्रेमचंद जी के, वो कैसे थे? लंबे थे। उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और कनकौए के पतंग की डोर को कूद करके पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। और एकदम दो जोर से बेतहाशा वो किसके तरफ दौड़े? हॉस्टल के तरफ। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पे प्रेमचंद की लिखी हुई बड़े भाई साहब कहानी समाप्त होती है। इसमें क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मैं करवाऊं तो मैं करवाऊंगी। अगर नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से कर लेंगे तो ठीक है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।